हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इसमें उन प्रश्नों को शामिल किया जाता है जो परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती हैं। प्रॉपर फॉलो करिए टेस्ट सीरीज को, आप लोगों की ज़्यादातर प्रश्नों को सॉल्व करा दिया जाएगा और वो भी आप लोगों के जो भी डाउट होंगे इन प्रश्नों से रिलेटेड वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किस विदेशी यात्री को प्रकृति प्रेमी कहा जाता है जिसने अपनी रचनाओं में पशु पक्षियों वनस्पतियों आदि का सुंदर वर्णन किया है? ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन डी इब्न बतूता। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इब्न बतूता को प्रकृति प्रेमी कहा जाता है जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और इसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद या किताब उल रहला, जिसके दो नाम मिलते हैं, कहीं कहीं किताब उल हिंद मिलता है और कहीं कहीं किताब उल रहला, वो दोनों एक ही बुक के नाम है, जिसकी रचना इब्न बतूता ने की थी। उसमें जो है इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। देखिए, इब्न बतूता मोरक्को जो अफ्रीका महाद्वीप में है, मोरक्को यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1335 ईस्वी में भारत आया था और इसने अपनी पुस्तक किताब उल रेहला या किताब उल हिंद में पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों का सुंदर वर्णन किया है जिस कारण इसे प्रकृति प्रेमी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से कौन विजयी हुआ था? पाल, प्रतिहार, चौहान, राष्ट्रकूट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। गुर्जर प्रतिहार वंश अंतिम रूप से विजयी हुए थे। और आपको एक बात बता दें कि ये कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो उसमें कौन कौन शामिल था, तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें प्रतिहार वंश अंतिम रूप से विजयी हुआ था। देखिए, कन्नौज पर अधिकार को लेकर के पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जिसमें अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? कृष्णा नदी, नर्मदा, गोदावरी, तापी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य युद्ध हुआ था जिसका वर्णन रवि कीर्ति, जो पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि थे, इन्होंने अपने एहोल अभिलेख में इसका वर्णन किया है जिसमें इन्होंने बताया है कि इस पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के जो मध्य युद्ध हुआ था उसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई थी और इससे संबंधित सारी घटनाओं का वर्णन जो है इसमें किया गया है। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के समय नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ, जिसकी जानकारी हमें रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, तकोल्लम की लड़ाई 949 ईस्वी किन शासकों के मध्य हुआ था? परातंग, विक्रमादित्य कृष्ण तृतीय, परातंग फर्स्ट, परातंग अमोघवर्ष। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण तृतीय और परातंग फर्स्ट। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट शासक जबकि परातंग फर्स्ट चोल शासक थे जिसमें कृष्ण तृतीय विजयी हुआ था। देखिए, तकोल्लम की लड़ाई राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोल शासक परातंग फर्स्ट के मध्य हुआ था जिसमें कृष्ण तृतीय विजयी हुआ, जिसने रामेश्वर में कृष्णेश्वर और गंड मार्तंडादित्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कृष्ण तृतीय ने रामेश्वर में 2 मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, कृष्णेश्वर और गंड मार्तंडादित्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काशी के कैलाशनंद मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, कृष्ण तृतीय, प्रवरसेन द्वितीय या महेंद्र वर्मन प्रथम? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी?
इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। काशी के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। देखिए, पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने काशी के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। संस्कृत के विद्वान जो दंडिन थे वह इसी के दरबार में रहते थे, जिन्होंने दशकुमार चरितम की रचना की थी। ठीक है, याद रखिएगा कि इसके शासनकाल में या इसके दरबार में संस्कृत के विद्वान दंडिन निवास करते थे और इन्होंने ही दशकुमार चरितम की रचना की थी। और पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने 2 मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, काशी में कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न देखिए, किस शासक द्वारा भूमि की माप के लिए अपने पैरों की छाप दी गई थी? वो कौन शासक है जिसने भूमि की माप के लिए अपने पैरों की छाप दी थी? राजेंद्र तृतीय, विजयालय, कुलोत्तुंग प्रथम या फिर राजराज प्रथम? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुलोत्तुंग प्रथम चोल शासक। इसने भूमि की माप के लिए पहले तो भूमि का सर्वेक्षण करवाया, उसके बाद उसकी माप के लिए अपने पैरों की जो है छाप दी। देखिए, चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम ने भूमि का सर्वेक्षण कराया और भूमि की माप के लिए इसने अपने पैरों की छाप दी थी। ये याद रखिएगा, कुलोत्तुंग प्रथम जो एक चोल शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, चोलों के शासनकाल में श्रीलंका एवं दक्षिण भारत के मध्य मुक्त व्यापार का केंद्र कौन सा बंदरगाह था? कैंटन बंदरगाह, कोरकई बंदरगाह, सलयूर बंदरगाह या फिर उरैयूर बंदरगाह? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरकई चोलों के शासनकाल में श्रीलंका एवं दक्षिण भारत के मध्य मुक्त व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए, चोल शासनकाल में कोरकई बंदरगाह श्रीलंका एवं दक्षिण भारत मुक्त व्यापार का केंद्र था। कौन सा बंदरगाह? कोरकई बंदरगाह। ठीक है, और आपको बता दें कि चोल शासनकाल जो है अपने स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायतों के स्थापना के लिए, पंचायत समिति के लिए उसके लिए जो बहुत विख्यात है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है उसको। देखिए, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को विजित किया था? राजेंद्र प्रथम, आदित्य प्रथम, परातंक फर्स्ट या राजराज प्रथम? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को विजित किया था। देखिए, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर विजय अभियान किया था, जिसके बाद इसने उत्तरी भाग पर, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर विजय अभियान किया था और इसने इसके उत्तरी भाग पर अधिकार स्थापित कर लिया था। इसके उत्तरी भाग पर अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? यस, सिंध के किस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया था मोहम्मद बिन कासिम? रावर, देवल, अरोर, सेहबन? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के देवल क्षेत्र पर अधिकार किया था। और यदि ये पूछ लिया कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। चलिए, और किसके शासनकाल में किया था? तो उस समय जिस समय इसने आक्रमण किया था और जहाँ किया था दाहिर के शासनकाल में, दाहिर के शासनकाल में इसने आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के देवल पर अपना अधिकार स्थापित किया था। सिंध के देवल पर अपना अधिकार स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक कौन था? अलब्तगीन, महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी,
सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क मुस्लिम शासक है और सुबुक्तगीन अलब्तगीन का गुलाम था और महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र तथा इसका उत्तराधिकारी था। ठीक है, देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक था। भारत पर आक्रमण करने वाला सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक था जिसने जयपाल को पराजित किया था। यदि कभी ये पूछ ले कि इसके द्वारा किसे पराजित किया गया था तो ध्यान में रखिएगा, सुबुक्तगीन ने जयपाल को पराजित किया था और इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र महमूद गजनवी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन शासकों के मध्य खतौली का युद्ध हुआ था? खतौली का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी बाबर, इब्राहिम लोदी राणा सांगा, सिकंदर लोदी महाराणा प्रताप या बहलोल लोदी बाबर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था खतौली का युद्ध। और भी पूछ सकता है कि किस समय हुआ था, तो वो भी ध्यान में रखिएगा कि जो हुआ था ये 1517-18 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था और मेवाड़ के शासक राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। और आपको बता दें कि इब्राहिम लोदी सल्तनत कालीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जो युद्ध भूमि में मारा गया था। और वो भी कब मारा गया था ये भी आपको पता होना चाहिए, 1526 में। 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा मारा गया था। ठीक है, पानीपत के युद्ध में 1526 ये इब्राहिम लोदी मारा गया था और युद्ध भूमि में मारे जाने वाला है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है। अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों का सही क्रम क्या है? संगम, तुलु, सालू, अरविडू। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संगम, सालू व तुलु व अरविडू। ठीक है, और आपको ये भी बता दें कि इस संगम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। ठीक है, और तुंगभद्रा नदी के तट पर किया था। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ये 4 राज्य आते हैं, संगम, सालू, तुलु और अरविडू। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की, तुंगभद्रा नदी के तट पर किया था। और इसके अंतर्गत 4 राजवंश शामिल हैं, संगम, सालू व तुलु, अरविडू। आपको बताओ कि विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक कृष्णदेव राय हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे, संगम, सालू, तुलु, अरविडू, इन चारों में से किस वंश से उनका संबंध था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एल्फिस्टन ने किस शासक को सल्तनत युग का अकबर कहा था? सल्तनत युग का अकबर किसको कहा था एल्फिस्टन ने? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर अलाउद्दीन खिलजी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक को एल्फिस्टन ने सल्तनत युग का अकबर कहा था। चलिए देखिए एल्फिस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था, सल्तनत युग का अकबर कहा था। और फिरोज शाह तुगलक को ही अन्य जो इतिहासकार हैं मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि हिंदुओं ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला यह सल्तनत या दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, और इसने जो है दीवाने बंदगान और फिर से क्या बोलते हैं बेरोजगार मतलब रोजगार दफ्तर और खैराती अस्पताल, इन सब की जो है बहुत सारे विभागों की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह किस शासक के समय हुए थे? दिल्ली सल्तनत में ये सर्वाधिक विद्रोह किसके समय हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिर फिरोज शाह तुगलक? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे।
देखिए, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। इसमें 22 विद्रोह तो अकेले दक्षिण भारत में ही हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। किस शासक द्वारा हक ए सर्व नामक सिंचाई विभाग की स्थापना की गई थी? हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लागू किया गया था। किसने लागू किया था? बहलुल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने एक नया सिंचाई कर लागू किया था। देखिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा सिंचाई साधनों को सुदृढ़ करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया था और इसने हक ए सर्व नामक नया सिंचाई कर लागू किया, जो कुल उपज का 1/10 भाग या 10% होता था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा होगा। ये प्रश्नों की सीरीज अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेक्शन में, अगले जो है टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन सपोर्ट करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।